सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम मिले हैं लॉज ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 3 के लिए। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन जी का सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है, कंसेप्ट ऑफ एपरेंट वेट लिफ्ट के केसेस और कनेक्टेड मोशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी कहने का मतलब है आज का टॉपिक जो है वो सारा का सारा अलग और नया होने वाला है। मतलब मैं आपसे बात कर ही रहा था अभी लास्ट 2 लेक्चर से कि जो पहले 2 लेक्चर आपको लग सकता है कि ये तो 9th क्लास है, लेकिन वो 9th क्लास जो है वो भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है अगर हमें 11th क्लास समझनी है तो पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पिछला रिवीजन किया, पिछले क्लासेस का रिवीजन किया। लेकिन अब हमारा जो आप कह सकते हो खेल रहेगा वो बहुत नया रहेगा। मतलब अगर आपने लॉज ऑफ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लॉज ऑफ मोशन अभी कहीं पढ़ा नहीं है, अगर ऐसा है कि आपने लॉज ऑफ मोशन कहीं नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये सारे टॉपिक्स नए लगेंगे, न्यू लगेंगे। और अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि जितनी पुराना खेल था वो अब ख़त्म, अब सब कुछ नया आने वाला है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप मुझे बोलो कि पार्ट 1 में आप सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा चुनना चाहोगे तो मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन और उसके बाद इसी को चुनूंगा, क्योंकि डेली लाइफ में वो वाला और ये वाला दोनों ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हमारे एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेबल तो सारे ही होते हैं, लेकिन इनमें हम अपने आसपास के जीवन में चीज़ों को देख पाते हैं। बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन नाम की चीज़ आएगी जो, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम फ्रिक्शन को बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने आज तक फ्रिक्शन को फॉर्मुलेट नहीं किया, फ्रिक्शन के ऊपर फॉर्मूला नहीं पढ़ा, उसको कैलकुलेट नहीं किया, जो कि इस चैप्टर से होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी होगी। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। और सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ जो होता है वो रियल लॉ ऑफ मोशन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड लॉ पहले आया फिर फर्स्ट आया और फिर थर्ड आया, नहीं नहीं नहीं। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि सेकेंड लॉ जो है उसके अंदर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के अंदर ही कहीं ना कहीं थर्ड लॉ भी छुपा हुआ है। मतलब अगर हम ढूंढें तो हमें सेकेंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ भी मिल जाएगा, और अगर हम ढूंढें तो हमें सेकेंड लॉ के अंदर ही थर्ड लॉ भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इसको हमें देखना है। पहली बात तो सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसे कैसे समझें? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड लॉ कंटेनिंग फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ जो है वो छुपा हुआ है। सेकेंड लॉ कंटेनिंग फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ कैसे छुपा हुआ है इसको जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma होता है। ये भी तो सेकेंड लॉ ही है। सेकेंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सेकेंड लॉ तो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, वो भी सेकेंड लॉ होता है, लेकिन ये भी तो सेकेंड लॉ है। F इज इक्वल टू ma भी सेकेंड लॉ ही होता है, तो F इज इक्वल टू ma। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अच्छा, F मैं फोर्स जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई ना करूं, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, अगर फोर्स ज़ीरो रहती है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जो मास इनटू में एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा? अगर F ज़ीरो हो जाता है तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन आप सबको पता है कि मास जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या ज़ीरो हो जाएगा? एक्सेलरेशन। समझने वाली बात क्या है, देखो F इज इक्वल टू ma होता है। अगर मैं F को ज़ीरो कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता, तो फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर फोर्स ज़ीरो हो गई तो मास इनटू में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन मास तो किसी भी बॉडी का ज़ीरो नहीं हो सकता। अब अगर किसी बॉडी का मास ज़ीरो नहीं हो सकता तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो सकता है ना, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। अब अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इफ़ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, देन बॉडी विल बी at rest if it is at rest।
and in motion with same velocity if it is in motion। यानी देखो यार, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है, आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेस्ट पे हैं, अगर मान लो आप रेस्ट पे हैं तो आप रेस्ट पे ही रहेंगे, और अगर आप यूनिफॉर्म मोशन पे सेम वेलोसिटी से चल रहे थे तो उसी वेलोसिटी से चलते भी रहेंगे, है ना। तो क्या ये न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ नहीं है? लेकिन हमने न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ कहीं यूज़ नहीं किया है, हमने तो सेकेंड लॉ पे अगर F0 कर दें तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कौन सा लॉ ही है, फर्स्ट लॉ। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हेंस सेकेंड लॉ कंटेन्स कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ होता है। तो ये बात तो हमने प्रूव कर दी कि सेकेंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट लॉ। अब क्या बचा, अब बचा कि हम प्रूव कर दें कि सेकेंड लॉ कंटेन्स थर्ड लॉ, और अगर ऐसा कर दिया तो सेकेंड लॉ जो है वो रियल लॉ ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड लॉ कंटेन्स थर्ड लॉ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आओ देखें, तो सेकेंड लॉ containing थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ के अंदर थर्ड लॉ। पहले बात तो आप कब सेटिस्फाई हो जाओगे कि थर्ड लॉ सेकेंड लॉ के अंदर है, जब हम प्रूफ कर दें कि एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है वही ऑब्जेक्ट पहले पे भी लगा रहा है, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, ऐसा कुछ प्रूफ हो जाए। तो अगेन हमारे पास दो बॉडीज यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी है। फर्स्ट वाली बॉडी सेकेंड वाली पे फोर्स लगा रही है F1 और सेकेंड वाली फर्स्ट वाले पे फोर्स लगा रही है F2, ठीक है। हमें यह साबित करना है कि F1 इज माइनस ऑफ F2, और यूजिंग वो भी सेकेंड लॉ, नॉट यूजिंग थर्ड लॉ, तो यूज ही नहीं कर सकते, वो तो प्रूफ करना है। तो सिर्फ सेकेंड लॉ का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ की अगर बात की जाए, अगर मैं सेकेंड लॉ से इस बात को समझूं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। मानते हो? सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आ गया फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम, यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आ गया फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली का साइन अगर मैं सेकेंड बॉडी के लिए ऐसा करता हूं तो वो भी होगा डेल्टा P2 अपॉन में डेल्टा T। उस हिसाब से डेल्टा P2 यानी चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा F2 डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा F2 डेल्टा T। इसे मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमने न्यूटन जी का सेकेंड लॉ लगाया। अब ये है चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का और ये है चेंज इन मोमेंटम सेकेंड बॉडी का। अब आप सब जानते हैं शायद कि ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से, यानी कि हमें थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए सेकेंड लॉ की ज़रूरत तो पड़ेगी, साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत भी पड़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के दो रूप थे। एक रूप हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि टोटल मोमेंटम जो होता है वो बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बस फ़र्क ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन वाला हम टर्मोलॉजी यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ जो टर्मोलॉजी यूज़ करेंगे वो करेंगे, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम सेकेंड बॉडी का। तो दोनों का जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 0। यानी कि अगर मैं डेल्टा P1
और डेल्टा P2 को ऐड कर देता हूं तो क्या आना चाहिए बताओ मुझे। अगर मैं डेल्टा P1 और डेल्टा P2 को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? आंसर मुझे मिलना चाहिए 0। क्यों? ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट का, ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम सेकेंड का। अब चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट प्लस चेंज इन मोमेंटम सेकेंड, इनका जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 0। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम। ओवरऑल मोमेंटम में कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अब डेल्टा P1 की जगह हम लोग रख देंगे F1 डेल्टा T और डेल्टा P2 की जगह हम लोग रख देंगे F2 डेल्टा T इज इक्वल टू कर देंगे 0। तो यहाँ से आ जाएगा F1 डेल्टा T इज इक्वल टू F2 डेल्टा T माइनस का। ठीक है जी। और चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने ये काम किया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिख ही देना है ना। चलो ठीक है। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 आ जाएगा। F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 आ जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्या शो कर रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब है न्यूटन जी के सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ भी छुपा हुआ है। एंड एट द एंड आपको बस एक स्टेटमेंट लिख देनी है, एज न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट एज वेल एज थर्ड लॉ, सो सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ऐसे करके स्टेटमेंट करके क्लोज कर देंगे। बट एक सवाल मन में आता है, क्या ये एग्जाम में डेरिवेशन आती है? आंसर है हाँ आती है, बहुत बार आई हुई है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे भी आई हुई है कि न्यूटन जी के सेकेंड लॉ में सिर्फ फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना भी आया हुआ है 1-2 नंबर में, और न्यूटन जी के सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ को प्रूफ करना भी आया हुआ है। जब मैं अपने टाइम की बात करूं, जब हमारे टाइम पे एग्ज़ाम जब हमने दिए थे या हमारे से पहले वाले एग्ज़ाम जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते थे, देखो मैं बताता हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देता था 11th-12th में जब था, तो तब ऐसा फॉर्मेट था CBSE का कि 5 मार्क्स का ना एक क्वेश्चन आता था कंप्लीट। अब क्या है, 5 मार्क्स का ना एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, वो पार्ट्स में होता है। अब हमारी जो CBSE है उसने बहुत पैटर्न बदल दिया है, काफ़ी ज़्यादा बदल दिया है। पहले 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन में कैसा होता था, एक क्वेश्चन कभी पार्ट्स में आ जाए तो आ जाए, बाकी सारे क्वेश्चन सिंगल होते थे। जैसे 3 नंबर की उसमें डेरिवेशन और उसी के साथ चिपका के एक न्यूमेरिकल दे दिया करते थे, या फिर कभी कभार 5 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन, जैसे ना लिफ्ट के 6 केसेस हैं, अगर मान लो आज हम वो पढ़ेंगे तो वो 6 के 6 केसेस या उनमें से कोई 5 केस वो 5 नंबर में दे दिया करते थे। या फिर जैसे कि एक बर्नौलीज थ्योरम आपकी आएगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, वहाँ पे ऐसे बोलते थे स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट लिख दो और उसका प्रूफ दे दो। 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता था। अब क्या है, और कभी कभार ऐसा होता कि 3+2 के फॉर्मेट में आता था। अब क्या है, अब तो ये कंफर्म है कि 5 नंबर का सिंगल क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। आपको ये पता है CBSE में कम से कम 5 साल से 7 साल से ये पैटर्न बदल चुका है। 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन नहीं आता है। जो 5 नंबर के सवाल होते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, वो पार्ट्स में होते हैं, चाहे वो 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 2+2+1 में पूछ लेते हैं, या फिर 3+2 के फॉर्म में पूछ लेते हैं। 3+2 के फॉर्म में ज़्यादा पूछते हैं, तो वो है। तो उस केस में अगर हम बात करें तो 3 मार्क्स में ये सवाल जो है पूरा आ सकता है कि शो दैट सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन प्रूफ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक्चुअली आगे बढ़ने से पहले हमें ना लिफ्ट के केसेस पढ़ने हैं, लेकिन लिफ्ट के केसेस पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना होगा, विच इज कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट। अब कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट क्या होता है, आओ जरा समझें। कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट क्या होता है? हम लोग जो अपना वेट महसूस करते हैं, हम जो अपना वजन महसूस करते हैं, वो हमारा mg नहीं होता है। mg वो वाला वजन है, वेट है, जो हमारे पे बॉडी अर्थ लगाती है। अगर यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है तो शायद आपको पता होगा कि उस पर्सन पे नीचे की तरफ एक फोर्स अर्थ जो है वो लगाती है अपने सेंटर की तरफ, जिसको वेट कहते हैं। और वेट का फॉर्मूला हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वेट होता है mg। ठीक है,
और ये वजन यानी कि वेट, लेकिन ये वो वेट नहीं है जो हम महसूस करते हैं। हमें जो फील होता है, हमारी बॉडी को जो फील होता है, वो इसका एक्शन रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है जो उसको फील होता है। यानी कि हम जो वजन, ये जो mg वाला वजन है, w वाला, ये एक्चुअली में आपका एक्चुअल वेट है। ये आपका एक्चुअल वेट है। और ये जो r है, ये आपका अपेरेंट वेट है। अब ये अपेरेंट वेट क्या होता है? ये वो वाला वेट होता है जो आपको फील होता है, जो आपको महसूस होता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आप कहोगे दोनों बराबर नहीं होते क्या? इस सिचुएशन में तो दोनों बराबर हैं। इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि आप एक ज़मीन पर खड़े हुए हो, आपका mg और आपका r जो है वो इक्वल है, वो बराबर है। इस वाली सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिफ्ट के अंदर चढ़ने पे, या फिर ऊपर से गिरने पे, या फिर किसी इंक्लाइन सरफेस पे खड़े होने पे, जो कि हम इस चैप्टर में धीरे धीरे सीखेंगे, हर उस केस में क्या होता है कि जो mg होता है और जो r होता है वो बराबर नहीं रहते हैं। और उस केस में आपको कभी हल्का या कभी भारी महसूस होता है। अब मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, आप सब अपने जीवन में कभी ना कभी लिफ्ट में चढ़े होंगे, कभी ऊपर गए होंगे, कभी नीचे गए होंगे। तो वहाँ पे मुझे तो ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि कमेंट सेक्शन पे आंसर दो। आई गारंटी कि आपको हल्का और भारी महसूस हुआ होगा। वो अलग बात है कि आपने इस बात पे शायद ना ध्यान दिया हो कभी कि हल्का कब महसूस होता है और भारी कब महसूस होता है। बट जब हम नीचे जाते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है इनिशियली कुछ सेकेंड्स के लिए। फिर जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में आ जाती है तो नॉर्मल हो जाता है। और फिर एकदम से अगर हम लोग लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमें भारी महसूस होगा। अगेन हम लोगों ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑफलाइन बैच में, जहाँ पे हम लोग वेइंग मशीन को लिफ्ट के अंदर ले गए थे और वेइंग मशीन पे खड़े हो गए थे। क्योंकि जो वेइंग मशीन होती है वो भी mg कैलकुलेट नहीं करती है, वो भी r यानी अपेरेंट वेट कैलकुलेट करती है। अब ज़मीन पे अगर आप खड़े रहोगे तो mg और r, तो इसके ऊपर मैं शॉर्ट डालने वाला हूँ साइंस एंड फन चैनल पे, जल्द ही हो सकता है इस वीक में आ जाए। आजकल में तो वैसे टीचर्स डे का एक शॉट आना है। अभी टीचर्स डे गया था 5 सितंबर को, तो उसकी जो वीडियो बनी थी ऑफलाइन में, बच्चों ने सरप्राइज़ दिए, सेलिब्रेट किया, वो वाली वीडियो जानी है। उसके जस्ट बाद शायद मैं वो अपेरेंट वेट वाली वीडियो डालूंगा, जिसमें बच्चे नहीं हैं, क्योंकि लिफ्ट के अंदर सब बच्चे नहीं आ सकते। तो मैंने बच्चों के लिए अपने ही घर में उसको रिकॉर्ड किया था, अपने घर की वो जो बिल्डिंग की लिफ्ट है उसमें रिकॉर्ड किया था, और फिर मैंने बच्चों को क्लास में भी दिखाया। तो मैं उसका शॉर्ट डालूंगा साइंस एंड फन पे, आप लोग जाके चेक करना। और अगर आपके घर में वेइंग मशीन है और आपके घर में लिफ्ट है, या आसपास किसी जगह पे लिफ्ट है और वेइंग मशीन अवेलेबल है, तो आप भी ये कर सकते हैं। आप वेइंग मशीन लेकर किसी भी लिफ्ट में, किसी घर, आपके घर की बिल्डिंग में नहीं है तो किसी मॉल की लिफ्ट में या मेट्रो की लिफ्ट में या कहीं पे भी, यार ये कोई मना थोड़ी ना करेगा, अपने हाथ में पकड़ के बस आप उस वेइंग मशीन पे जब आप लिफ्ट का बटन ऊपर दबा दें, एकदम से चढ़ जाएं, तो क्या देखोगे, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसकी रीडिंग जो है वो शुरुआत में थोड़ी सी बढ़ेगी। मेरे वाले केस में 1.5 से लेके 2 किलो के आसपास बढ़ी, यानी कम से कम 20 न्यूटन के आसपास फोर्स जो है वो चेंज हुई। और फिर लेकिन क्या हुआ, जब लिफ्ट थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गई, वो जो वजन है वो कांस्टेंट हो गया। सेकंड क्या हुआ, जब हम लोग नीचे आए तो रीडिंग कम हो गई। वो अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन अभी तो हमने जो ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। और अगेन नीचे आते वक्त फिर से वही एग्जैक्टली उतना ही कम हुआ जितना नीचे से ऊपर बढ़ रहा था। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट वेट, यानी जो हमें महसूस होता है, जो वेइंग मशीन नापती है, वो mg नहीं होता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो r होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एक और एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, अगर आपका मन हो तो आप कर ले, नहीं आप भी मत करना। अगर आप अपने पैर पे वेइंग मशीन को टेप से अच्छे से बांध लो और छत से ऊपर से कूद जाओ, अबे कर मत लेना, मजाक बोल रहा हूँ, सिचुएशन है, बस समझने वाली बात है। तो रास्ते में अगर आप अपनी वेइंग मशीन को देखोगे तो रीडिंग लगभग 0 ही आएगी। क्यों 0 आएगी? बिकॉज अब mg तो लग रहा है लेकिन r नहीं लग रहा है, और वेइंग मशीन r नापती है। थोड़ी बहुत जो रीडिंग आएंगी वो हवा के ड्रैग की वजह से आ गई तो आ गई, अदरवाइज नहीं आएगी। अगर आपकी वेइंग मशीन बहुत सेंसिटिव है तो हवा के ड्रैग को वो इंक्लूड कर लेगी, कैलकुलेट कर लेगी, 1-2 किलो दे देगी। बट अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो वो एक्टिव ही नहीं होएगी, वो 0 पे रहेगी। तो वो अलग बात है। लेकिन फ्री फॉल के दौरान अगर मान लो हवा भी हटा दूं इन केस, तो वो तो एग्जैक्टली 0 रहेगा। हवा है
थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जैसे मैं 70 किलो का हूँ, अभी मैं ज़मीन पर रख दूँ तो वो 70 किलो देगा, तो फ्री फॉल के दौरान तो 70 किलो भूल जाओ, 10 किलो पार करते वो बहुत दूर की बात। और हवा नहीं है तो ज़ीरो रहेगा, बिकॉज ये नापता क्या है, रिएक्शन। और जब तक रिएक्शन यानी नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको आपका ये वजन कैलकुलेट करके नहीं देगा। तो आई होप आप आज एक नई बात सीखे हों कि mg हमारा एक्चुअल वजन है, लेकिन वेइंग मशीन या हम जो महसूस करते हैं वो mg नहीं होता है, वो r होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें आगे बढ़ के लिफ्ट के केसेस के, तो लिफ्ट के हमारे पास कुल मिला के 6 केसेस हैं। पहले 2 केसेस ऑब्वियस सी बात है, पहला है लिफ्ट एट रेस्ट है, उसको तो करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं बस लिखवा देता हूँ। केस 1 है लिफ्ट एट रेस्ट और केस 2 है लिफ्ट मूविंग अप या डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इन दोनों ही केसेस में जो हमारा mg है वो r के बराबर होगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, है ना। लिफ्ट या तो रुकी हुई है, आप लिफ्ट में खड़े हुए हो, या लिफ्ट यूनिफॉर्म से चल रही है, तो इस केस में आपका जो एक्चुअल वेट है वो आपके अपेरेंट वेट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई काम लड़ाई है ही नहीं, यहाँ तो आपका एक्चुअल वेट आपके अपेरेंट वेट के बराबर हो जाएगा, ना आपको हल्का महसूस होगा और ना ही भारी महसूस होगा। तो ये 2 केस तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर हम तीसरे केस पे आए, यानी कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, विद सम एक्सेलरेशन, लिफ्ट जो है वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। सबसे पहले बताओ, ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जाएगी तो हमें हल्का महसूस होगा या भारी महसूस होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, कमेंट सेक्शन पे बताओ। नहीं, देखो देखो देखो, वो वाली बात मत करना कि आप साइंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपने आज तक क्या फील किया है कि जब लिफ्ट एकदम से ऊपर जाएगी तो आपको हल्का महसूस होगा या भारी? आपने क्या महसूस किया है? जैसे लिफ्ट खटाक से ऊपर गई तो आपको एकदम से क्या महसूस होगा? कमेंट सेक्शन। टाइम स्टैम्प है 22 मिनट लगभग 40-45 सेकेंड। जल्दी से। मून लाइट दे ओले बैठ के। ठीक है जी। आई होप आपने आंसर लिखाओ, और आंसर लिखाओ कि भारी महसूस होता है। अब ये हम चेक कैसे करें? मतलब आपको महसूस तो हुआ होगा ना भारी, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो भारी महसूस होता है कि नहीं होता है? हाँ, अगर ऐसे लिफ्ट में खड़े खड़े भारी महसूस हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, आपकी तबीयत खराब है। आप भारी हो रहे हो, आपका शरीर भारी हो रहा है, आपके पाँव भारी हो रहे हैं, सॉरी पाँव भारी नहीं, आपका शरीर भारी हो रहा है, तो फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ है, कोई बीमारी है। लेकिन लिफ्ट रेस्ट पे होती है तो ना हल्का महसूस होता है ना ही भारी, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाती है तो एकदम से आपको भारी महसूस होता है। कैसे महसूस होता है आओ देखें। ये मेरे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये आप खड़े हैं। अब जब लिफ्ट चलती है और ऊपर की तरफ जाती है तो पहली बात तो नीचे की तरफ लगता है mg और ऊपर की तरफ लगता है r। लिफ्ट जा रही है ऊपर और इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ये सर्टेन एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आप बताइए, इस लिफ्ट पे अगर एक बंदा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो नेट फोर्स लगेगी इस पर्सन पे वो r माइनस एम जी करूँ या एम जी माइनस आर करूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है वो वाली फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी, विच इज़ r माइनस एम जी, विच इज़ r माइनस एम जी। अब जो नेट फोर्स है उसका फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, r माइनस एम जी इज द पार्ट। अब यहाँ पे r जो है ये बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के। अब अगर आप इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखें
तो r इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो गया है। और एम जी हमारा कौन सा वजन होता है? एक्चुअल वजन, एक्चुअल वेट, और r हमारा एपेरेंट वेट। तो ये इक्वेशन बहुत साफ साफ दिखा रही है कि आपका जो पहले, अगर मैं इससे पहले एक स्टेटमेंट और लिख दूं, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि r जो है वो ज़्यादा है mg से। अब r क्या होता है हमारा? एपेरेंट वेट, ये ज़्यादा है हमारे एक्चुअल वेट से, और पर्सन विल फील, ये सब तो लिख ही लोगे यार आप, पर्सन विल फील हैवियर। यानी अगर एक लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन ध्यान रहे उसके पास एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, ज़रूरी है। एक्सेलरेशन अगर उस लिफ्ट में है, वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो वो बंदा भारी महसूस करेगा। हमने रीज़न के साथ, प्रूफ के साथ पढ़ लिया, द पर्सन विल फील हैवियर, जो पर्सन है वो भारी महसूस करने लग जाएगा। कूल है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका तीसरा केस तो हो गया। चौथा केस क्या बनता है कि जो पर्सन है वो लिफ्ट में है और लिफ्ट नीचे आ रही है विद सम एक्सेलरेशन। तो फोर्थ केस आता है, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन। अब जल्दी से आप ऐसा करो और मुझे बताओ, या बताओ मत, बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत करवा रहा हूँ मैं, आप गुस्सा ही ना हो जाओ। आप बस सोच लो मन में और बता दो मुझे कि नीचे आते वक्त हमें हल्का महसूस होगा या भारी? तो अगेन आपको बहुत हल्का महसूस होगा, क्योंकि ऑपोजिट ही तो हुआ है सब कुछ। वैसे भी आप लिफ्ट में अगर चढ़े हो और लिफ्ट नीचे की तरफ आ जाए, वो वाले झूले होते हैं जिसको हम वो टेम्परेचर या फ्री फॉल वाले झूले बोलते हैं। ऑल्दो में फ्री फॉल नहीं हो रहा होता, लेकिन वो एकदम से पहले ऊपर जाते हैं, धीरे 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 धीरे, और फिर एकदम से नीचे आते हैं। जैसे वो नीचे आते हैं हमें कितना हल्का महसूस होता है जब वो नीचे आ रहे होते हैं, कुछ शरीर में महसूस ही नहीं होता है। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड चल रही होगी विद सम एक्सेलरेशन, तो हमें हल्का महसूस होगा। लेकिन इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आओ ज़रा देखें। अगेन ये हमारे पास लिफ्ट है और ये हमारे पास पर्सन है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r। लिफ्ट जा रही है नीचे और एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो इस केस में सबसे पहले तो मुझे बताओ आप कि हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो नीचे वाली फोर्स को पॉजिटिव यानी कि mg और ऊपर वाली फोर्स को नेगेटिव यानी कि r लेंगे। अब नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो mg माइनस r आ गया। अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो mg माइनस ma आ गई। अब अगेन आपको मैथ्स तो आती होगी भाई, तो mg में से ma माइनस करेंगे तो r आएगा। mg में से ma माइनस करेंगे तो जाके मुझे क्या मिलेगा? r। इसका मतलब ये हो गया कि जो r है और जो mg है उसमें से mg जो है वो बड़ा होगा और r जो है वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि r कैसे आ रहा है? mg में से ma नाम की एक छोटी सी चीज़ को माइनस करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा r जो है वो यहाँ पे छोटा होगा और mg जो है बड़ा होगा। यानी आपका जो अपेरेंट वेट है, आपका जो ऐसा वाला वेट है जो आप महसूस करते हो, और आपका जो एक्चुअल वेट है, तो एक्चुअल वेट जो है वो आपका ज़्यादा होगा और अपेरेंट वेट कम होगा। तो पर्सन विल फील लाइटर, आपको हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा आपका वजन कम हो गया, बट वो लगेगा, ऐसा हुआ नहीं है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो वेट लॉस की बेस्ट टेक्निक हो जाती कि आप बस चढ़ते लिफ्ट में और ऊपर से नीचे आते रहते, फिर चढ़ते फिर ऊपर से नीचे आते, बट वो ऐसा बस महसूस होता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस कौन सा बचता है आपके हिसाब से? लिफ्ट ऊपर भी चली गई, लिफ्ट नीचे भी चली गई, लिफ्ट रेस्ट पे भी आ गई, लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से भी आ गई। अब कौन सा केस आता है हमारे पास फिफ्थ? सोचने वाली बात है भाई। तो आंसर है फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट। फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का फ्री फॉल हो सकता है। अब अगर फ्री फॉल हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट में एक रस्सी बंधी हुई थी, वो टूट गई।
अब अगर रस्सी टूट गई तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ जो r था उसके साथ क्या होगा आप समझते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, सारे सिचुएशंस छोड़ दो, सारे फिजिक्स छोड़ दो, कॉमन सेंस के ऊपर बात करते हैं। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट गई तो आपके हिसाब से क्या होगा? तो आंसर है लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल करेगी। लिफ्ट, ये लिफ्ट है, उसके अंदर आप हो तो आप भी साथ साथ लिफ्ट के फ्री फॉल करोगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर आप अपने पैर पे वेइंग मशीन बांध के नीचे की तरफ गिरते हो तो आपको रीडिंग कितनी मिलेगी वेइंग मशीन पे? तो आंसर आया था कि आपको 0 रीडिंग मिलेगी। आपकी जो रीडिंग आएगी वेइंग मशीन पे वो 0 आएगी, वो शून्य आएगी। ये बात हमारी अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। तो वही तो सिचुएशन है। अब ये वही सिचुएशन पे आप आ गए हो कि अब आपका फ्री फॉल होने लगा है। अब आप फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स गिरने लगे हो। और अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा जो वजन होना चाहिए, आर होना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। एज्यूमिंग दैट देर इज नो एयर, एज्यूमिंग दैट देर इज नो अदर फोर्स, अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उस फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि उस केस में ऑब्जेक्ट का वेट प्रैक्टिकली तो 0 हो जाना चाहिए। अब थियोरेटिकली 0 आता है कि नहीं आता? अरे आना तो चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। तो इस केस में जो उसका पहली बात तो वो नीचे गिर रहा है और एक्सेलरेशन g के बराबर हो गया, ठीक है। नेट फोर्स का फॉर्मूला बताओ भाई। नेट फोर्स का फॉर्मूला, नीचे जा रहे हो तो mg माइनस आर करेंगे, r माइनस mg करेंगे भाई, तो mg माइनस आर कर देंगे। नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू में एक्सेलरेशन, mg माइनस आर कर देंगे, ठीक है जी। a की जगह हम लोग g पुट कर देंगे, तो mg इज इक्वल टू mg माइनस आर। क्यों? क्योंकि a g के बराबर है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा और r हमारे पास आ जाएगा 0। और ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वेट लेसनेस। ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, यानी आपको अपना वजन ही महसूस नहीं होगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आपका वजन 0 हो जाएगा और पर्सन विल फील वेटलेसनेस वाली सिचुएशन, यानी कि एपरेंट वेट आपका 0 हो जाएगा। यानी आपका जो एपरेंट वेट है, एपरेंट इंग्लिश इज टू फनी, तो आपका जो एपरेंट वेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए थे तो पहली बात तो वहाँ रीडिंग 0 हो जाएगी, और दूसरी बात है अगर आप नहीं भी खड़े हुए तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, आपको लगेगा भैया सब कुछ हल्का हो गया, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अब तो भाई साहब हद हो गई, हमने रस्सी तोड़ दी, फ्री फॉल करा दिया, लिफ्ट नीचे आ गई, ऊपर आ गई, अब कौन सा केस बचा हुआ है? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ कि अब कौन सा केस हमारा यहाँ पे बचता है। अब और कौन सी पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पे लिफ्ट मूव कर सकती है? तो एक केस और बचा है जो कि हमारा आज का आखिरी केस भी है। बताओ जी, कौन सा केस आपके हिसाब से बचता है? कौन कौन से केस हो गए, ज़रा दिमाग लगाओ आप। अब कौन सा केस बचता है इस पे गौर फरमाइए। तो एक केस बचता है हमारे पास, व्हेन लिफ्ट is moving downward with acceleration greater than g। ये वाला केस प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। लेकिन इस वाले केस में होता क्या है कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा, ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लिफ्ट को कोई नीचे से खींच रहा हो या ऊपर से धक्का मारे। पहली बात तो रस्सी तो होनी नहीं चाहिए, तो फ्री फॉल तो हो, मतलब फ्री फॉल वाले सिचुएशन के साथ साथ आपको उसे थ्रो करना है। जैसे कि मान लो आपने एक बॉल को थ्रो किया। चलो एक बात बताओ मुझे आप, अगर मेरे पास एक ग्लास है और ये ग्लास में मैंने एक स्टोन डाल दिया, पत्थर डाल दिया, अगर मैं उसका फ्री फॉल कराऊंगा तो क्या होगा? पत्थर और ग्लास दोनों साथ आएंगे ना, ओके ठीक है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं ग्लास को ऐसे पकड़ के थ्रो करवा दूंगा, अगर मैं ग्लास को ऐसे पकड़ के थ्रो करवा दूंगा तो क्या होगा? तो आंसर है ग्लास नीचे आ जाएगा लेकिन वो पत्थर उससे बाहर निकल जाएगा। अब बस आप यही इमेजिन करो कि आप ग्लास जो है वो लिफ्ट है और आप उसके अंदर बैठे हुए पर्सन हो, तो वो पत्थर हो।
अगर कोई लिफ्ट को ऊपर से धक्का मारता है, अगर फ्री फॉल होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई लिफ्ट से ऊपर से धक्का मार देता है तो उस सिचुएशन में आप अगर लिफ्ट के अंदर हो तो आप उसकी छत पे जाके चिपक जाओगे, मानते हो? और यानी आपका वेट नीचे लगने के बजाय ऊपर जाके लगने लगेगा और इसे नेगेटिव वेट बोलते हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें, आओ जरा समझें। ये हमारे पास लिफ्ट है, ये पर्सन है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r, ठीक है, और नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक्सेलरेशन g से भी ज़्यादा है। अगेन ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये केस आपको डेली लाइफ सिचुएशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलो नेट फोर्स बताओ, तो नीचे वाली फोर्स क्योंकि नीचे जा रहे हैं माइनस ऊपर वाली फोर्स, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये आ गया mg माइनस में r, तो यहाँ से r का फॉर्मूला आ गया हमारे पास mg माइनस ma। अब क्योंकि a जो है वो g से बड़ा है, अभी तक क्या था पिछले वाले केस में a जो था वो g से छोटा था और फ्री फॉल वाले केस में बराबर हो गया था, लेकिन इस वाले केस में जो a है वो g से बड़ा हो गया है, और अगर a g से बड़ा हो गया है तो उस सिचुएशन में जो r है वो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। आप अगर बेसिक से मैथ्स है, अगर यही नेगेटिव a जो है वो g से बड़ा हो गया तो ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया, ma mg से बड़ा हो गया तो r नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि जो आपका एपरेंट वेट है वो पहली बात तो नेगेटिव हो गया है, और इसको हम नेगेटिव वेट सिचुएशन बोलते हैं। यानी कि आप पे नीचे की तरफ फोर्स लगने के बजाय ऐसा अपीयर होगा कि ऊपर की तरफ फोर्स लग गई, यानी आपका वेट तो पहली बात तो आएगा ही नहीं, कैसे आ जाएगा? पर आप अगर आपकी वेइंग मशीन नेगेटिव वेट निकाल सकती होती तो नेगेटिव आता है, बट वो नहीं निकाल सकती है। कहने का मतलब है अब आपको अगर वजन निकालना है तो वेइंग मशीन सर पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे जाके चिपकने वाले हो। इमेजिन कर सकते हो ना, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आखिरी केस आता है जहाँ पे जो वेट है हमारा वो नेगेटिव हो जाता है। तो समराइज करें अगर, तो हमारे पास लिफ्ट के 6 केसेस आए। पहले केस में हमने पढ़ा कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे है, कहाँ है भाई लिफ्ट? हाँ, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो आपका एपरेंट वेट और आपका एक्चुअल वेट बराबर होगा, आप ना हल्का महसूस करोगे ना ही भारी। और सेम अगर आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो सेम सिचुएशन आ जाएगी। अगेन लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो उस केस में आप जो है एकदम से भारी महसूस करोगे, हैवी महसूस करोगे, है ना। कितना हैवी महसूस करोगे ये लिफ्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, यानी उसके ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपको पता है कई लिफ्ट ऐसी होती है जो बहुत आराम से ऊपर जाती हैं, कई लिफ्ट बहुत फास्ट होती हैं, तो जो बहुत फास्ट होते हैं उसमें आपको एकदम से महसूस होगा चेंज। कई लिफ्ट जो, अब मान लो यार 5 फ्लोर हैं बिल्डिंग में, तो ज़्यादा वजन में, जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे 5 फ्लोर हैं, मतलब छत को मिला के 5 कर मतलब 4 हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है 1-1.5 किलो का फ़र्क आता है। वैसे तो ज़्यादा महसूस भी नहीं होता है, लेकिन वेइंग मशीन में पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई मान लो कभी आपने देखा हॉस्पिटल की लिफ्ट बहुत फास्ट होती है हमेशा, और वहाँ फास्ट रखनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी होती है। तो अक्सर मैंने देखा है हॉस्पिटल्स की लिफ्ट में बहुत ज़्यादा हमें महसूस होता है वजन में चेंज, क्योंकि वो बहुत फास्ट वहाँ पे लिफ्ट्स को लगाते हैं, जो कि अच्छी बात भी है ना। और ऐसा है, लिफ्ट अगर नीचे जा रही होगी तो आप हल्का महसूस करोगे, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कि आप कितना हल्का और कितना भारी महसूस करोगे। एंड फिफ्थ केस आया कि लिफ्ट टूट गई, जो कि अक्सर नहीं लगता। आपको क्या लगता है जब एक लिफ्ट को डिज़ाइन किया जाता है तो सिर्फ एक रस्सी लगाई जाती है और कोई सेफ्टी हार्नेस लॉक? अरे यार, एक रस्सी टूट जाए तो दूसरी होती है, सेफ्टी हार्नेस होता है, और दोनों टूट जाए तो लॉक सिस्टम होता है। जैसी दो रस्सी टूटती हैं नीचे से कुछ लॉकिंग सिस्टम होते हैं, एंटी फॉल सिस्टम बोलते हैं इनको लिफ्ट में, और वो अगर आपकी लिफ्ट अच्छी कंपनी की है तो ये सब होगा, नहीं है तो क्या पता रस्सी भी एक ही लगी हुई, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर अच्छी कंपनी की है तो 2 हार्नेस होते हैं, एक रोप है, और उसके बाद लॉकिंग सिस्टम भी है। हर महीने सर्विस करने वाला आता है, सब चेक करता है सब कुछ ठीक तो नहीं है, रस्सी में कहीं पे ब्रेकेज तो नहीं आ गया। तो इसलिए लिफ्ट का फ्री फॉल करना कोई मजाक नहीं है, बट ठीक है अगर हो गया तो। और लास्ट जब आपने लिफ्ट को थ्रो किया या नीचे से खींचा और उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज़्यादा हो गया, विच इज़ इन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत रेयर बात है। चलो, लेकिन लिफ्ट के हमारे पास
6 केस आते हैं। अगली क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ टेंशन, कनेक्टेड मोशन और उसके बाद सीधा फ्रिक्शन पे आ जाएंगे। फ्रिक्शन इस चैप्टर का एक अलग फेज है। आज लेक्चर 3 है, 4, 5, 5 लेक्चर्स में चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे। 5 लेक्चर तो देने ही पड़ेंगे। 5वें लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ नोट साथ साथ बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।